साल था 1984। सोवियत अफगान वार जोरों शोर से जारी थी और पाकिस्तान भी इस जंग में हिस्सेदार था। इसी साल 1984 में पाकिस्तान के अमान सदर में एक कॉल मौसूल होती। उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाते हैं तो टेलीफोन से आवाज़ सुनाई देती है, सर वी आर रेडी टू टेस्ट आवर फर्स्ट एवर न्यूक्लियर वेपन। वो कुछ सोच कर जवाब देते हैं कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टाइम टू कंडक्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एज डूइंग सो विल हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर आवर कंट्री। ये कॉल जिस शख्स की तरफ से मौसूल हुई थी वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक अहम तरीन किरदार की हैसियत रखता है। इस्लामी दुनिया उसे फादर ऑफ इस्लामिक बॉम्ब के नाम से जानती है और पाकिस्तानी अवाम उन्हें अपना हीरो मानती है। मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। हम पठान यूसुफजई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1984 में ही एटम बॉम्ब बना लिया था, लेकिन इसको टेस्ट करने में 14 साल का डिले क्यों किया गया? जिस बॉम्ब को जर्मनी, नेदरलैंड और ब्रिटिश ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर 20 साल के अरसे में बनाया, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चंद सालों में कैसे बना लिया? और सबसे अहम सवाल CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने जनरल मुशर्रफ को ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए उनका अपना मुल्क कैद खाना बना दिया गया? आइए जानते हैं मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन था। मैंने सब छोड़ दिया, मेरी वहाँ नौकरी सब कुछ, मेरी बेगम के वालिदैन वहाँ थे, मेरी बहुत आला दर्जे की नौकरी थी, सब छोड़। I was confronted with the evidence and the findings and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल गफूर बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाया करते और उनकी वालिदा भी अपने घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिया करती थी। डॉक्टर कदीर एक ज़हीन बच्चे थे जिन्हें साइंस, खास तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। 1947 से तकसीम हिंद के बाद आपके भाई पाकिस्तान के शहर कराची में मूव हो गए, लेकिन डॉक्टर कदीर ने भोपाल से अपनी मैट्रिक मुकम्मल की और 1952 में अपनी फैमिली के साथ कराची मूव हो गए। यहाँ उन्होंने 1960 में BS फिजिक्स की डिग्री हासिल की और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 4 साल तक जॉब की, लेकिन उनका असल शौक साइंस और फिजिक्स में था। इसी शौक की वजह से 1961 में वो वेस्टर्न बर्लिन चले गए, जहां उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी की तालीम हासिल की। वहां उन्होंने सर्वाइव करने और फीस की अदायगी के लिए नौकरियां और मेहनत मजदूरी का काम किया। डॉक्टर कदीर छुट्टियां गुजारने के लिए हॉलैंड चले जाया करते थे, जहां से वो अपनी फैमिली को खतूत लिखा करते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है उनकी फ्यूचर वाइफ से, जिनका नाम हैनी खान था। डॉक्टर कदीर ने 9 मार्च 1964 को पाकिस्तान एम्बेसी में इनसे शादी कर ली। शादी के बाद 1965 में ही वो पाकिस्तान वापस आ गए और उन्होंने कराची स्टील मिल्स में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें जॉब ना मिल सकी। 1965 में वो नेदरलैंड चले गए और वहां से मेटलर्जी की तालीम जारी रखी। उन्होंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लेबन बेल्जियम से मेटलर्जी में PhD की डिग्री हासिल की। फिर इसी साल उन्होंने फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में जॉब करना शुरू कर दी, जो कि यूरेनको की सब कॉन्ट्रैक्टर थी। यूरेनको एक इदारा है जो कि न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम करता है। डॉक्टर कदीर को उनकी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से यूरेनको की मेन ब्रांच में भेज दिया गया। यहाँ उन्हें एक बहुत ही अहम ओहदे पर काम मिला। डॉक्टर कदीर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन और इसके अलावा बहुत सी और ज़बानें जानते थे। जब भी किसी कंट्री का रिसर्चर यूरेनको में रिसर्च लेकर आता तो डॉक्टर कदीर इन्हें बाकी ज़बानों में ट्रांसलेट करते। यही वजह है कि उनकी रसाई यूरेनको के हसास डॉक्यूमेंट्स तक भी थी। यहाँ उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज बनाने का तरीका सीखा, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद वक्त गुजरता गया और दिन आया 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया। इस धमाके की आवाज़ पाकिस्तान के कोने कोने तक सुनाई दी। इसके बाद वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑर्डर किया कि मुझे किसी भी सूरत में एटम बॉम्ब चाहिए, चाहे हमें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मुझे हर सूरत एटम बॉम्ब चाहिए। देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रद्द अमल बिल्कुल बजा था, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ चुका था। ये काम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले किया गया, जो कि प्लूटोनियम बेसिस पर एटम बॉम्ब बनाना चाहते थे, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। जब डॉक्टर कदीर को इस बात का पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी को खत लिखा कि मुझे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब दी जाए ताकि मैं अपनी खिदमात अंजाम दे सकूं, लेकिन उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खतूत लिखे, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं मिल सका। फिर एक आखिरी बार सितंबर 1974 को डॉक्टर कदीर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खत लिखा, जो कि वज़ीर आज़म तक पहुंच गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फौरी तौर पर डॉक्टर कदीर को पाकिस्तान बुलाया। डॉक्टर कदीर दिसंबर 1974 को पाकिस्तान पहुंचे और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि यूरेनियम एनरिचमेंट के जरिए न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है, जो कि प्लूटोनियम से ज़्यादा तेज़ और मवस्सर तरीका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी बात सुनकर उन्हें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब दे दी, लेकिन डॉक्टर कदीर ने देखा कि यहाँ पर कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा। सबका फोकस सिर्फ प्लूटोनियम बेसिस पर न्यूक्लियर वेपन
बनाने पर था और डॉक्टर कदीर की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खत लिखा कि मैं वापस यूरोप जाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे काम की कोई कदर नहीं कर रहा। फिर अगले रोज ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर कदीर से मुलाकात की। डॉक्टर कदीर ने वज़ीर आज़म को सारा मसला बयान किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने डॉक्टर कदीर से कहा कि सर आप मत जाएं, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। इस पर डॉक्टर कदीर ने अपनी वाइफ से मशवरा किया। उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या आपके पाकिस्तान रहने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। तो डॉक्टर कदीर ने तारीखी अल्फाजों में कहा कि वो सिर्फ मैं ही हूँ जो पाकिस्तान को एटॉमिक बॉम्ब बनाकर दे सकता है। इस सुनने के बाद उनकी वाइफ ने डॉक्टर कदीर को पाकिस्तान में ही रहने का मशवरा दिया। फिर अगले रोज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर कदीर को चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनने की ऑफर दी, जो कि उन्होंने मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि इस तरह दुनिया को शक हो जाएगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नई लेबॉर्ट्री तैयार करवाई, जिसकी सरबराही डॉक्टर कदीर को सौंपी। डॉक्टर कदीर ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान और दुनिया से पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बुलाया। उन्होंने कोहाटा में एक हाल तैयार किया जहाँ पर उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस इंस्टॉल किए, लेकिन मसला ये था कि ये सेंट्रीफ्यूजेस 40,000 आरपीएम से ऊपर जाकर टूट जाते थे, जबकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज का 65,000 से 1 लाख आरपीएम तक घूमना जरूरी होता है। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। इस प्रोसेस के जरिए यूरेनियम 235 को 238 से अलग किया जाता है, जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में इस्तेमाल होता है, और इसी प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अब इस मसले को हल करने के लिए डॉक्टर कदीर ने सेंट्रीफ्यूज में एक मजबूत स्टील का इस्तेमाल किया ताकि 65,000 आरपीएम पर ना टूटे। डॉक्टर कदीर ने खूब मेहनत और लगन के साथ काम किया। वो दिन रात काम किया करते और ज्यादातर काम खुद से ही कर लेते थे। वो वन मैन आर्मी बन चुके थे। इसके बाद साल आता है 1977। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान पर मार्शल लॉ नाफिज कर चुके थे। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। लेकिन वो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फुल सपोर्ट कर रहे थे। वो डॉक्टर कदीर की सलाहियतों से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने लेबॉर्ट्री का नाम चेंज करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रख दिया। डॉक्टर कदीर ने कम वसाइल और महदूद वक्त में वो काम कर दिखाया जो कि बड़ी बड़ी ताकतों ने दहाइयाँ लगाकर अरबों डॉलर्स के साथ किया। डॉक्टर कदीर के मुताबिक पाकिस्तान 1984 में ही एटम बॉम्ब बना चुका था, लेकिन इस वक्त सोवियत अफगान वार अपने रूज पर थी और पाकिस्तान को जंग की वजह से अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर्स की इमदाद मिल रही थी। जनरल ज़िया का कहना था कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो अमेरिका की तरफ से इमदाद मिलना बंद हो जाएगी। इसी वजह से न्यूक्लियर टेस्ट को डिले कर दिया गया। इसके बाद साल आया 1987। एक भारतीय सहाफ़ी डॉक्टर कदीर से मिलने उनके घर आते हैं, जिनका नाम था कुलदीप नैयर। बातों बातें में वो उनसे कहते हैं कि अगर आप 10 एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे तो हम 100 बनाएंगे, जिस पर डॉक्टर कदीर जवाब देते हैं कि आपके लिए सिर्फ 3 ही काफ़ी है। ये भारतीय सहाफ़ी इस गुफ्तगू को इंटरव्यू की शक्ल में अमेरिकन जर्नल में शाया कर देता है, जिसके बाद दुनिया को यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर देता है कि बताओ कोहाटा में क्या हो रहा है। जनरल ज़िया को कहा जाता है कि आप न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे हैं। सोवियत अफगान जंग के बाद सबका फोकस पाकिस्तान पर हो जाता है। पाकिस्तान में कई हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन किसी ने भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। डॉक्टर कदीर बार बार इसरार करते रहे, लेकिन किसी ने भी दबाव की वजह से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। यूएन में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए एक करारदाद पेश की गई, जिसे पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर चाइना ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये धमकी तक दी कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसे मिसाल बना दिया जाए, और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान पर मुल्क के अंदर से न्यूक्लियर टेस्ट करने का शदीद दबाव था। अवाम नवाज शरीफ से कह रही थी कि न्यूक्लियर टेस्ट करो वरना घर जाओ। इमरान खान ने भी पूरी तहरीक शुरू कर रखी थी, जिसका नारा था कि रूखी सूखी खा लेंगे, एटम बॉम्ब बना लेंगे। डॉक्टर कदीर ने भी नवाज शरीफ को खत लिखा कि सर अगर आपने धमाका ना किया तो अवाम आपका धमाका कर देगी। अब तक भारत 4 मजीद न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था और पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत जरूरी हो गया। फिर फाइनली दिन आता है 28 मई 1998। बलूचिस्तान चागी का 100 किलोमीटर तक का इलाका मिलिट्री अपने कंट्रोल में ले लेती। चागी के आसपास मौजूद रिहाइश गाँव को खाली करवा लिया जाता है और दिन के 3:15 पर चागी की पहाड़ियों पर धमाका कर दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामी दुनिया का पहला जौहरी हथियार रखने वाला मुल्क बना। पाकिस्तान की आवाम ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया और पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ जिंदाबाद और डॉक्टर अब्दुल कदीर जिंदाबाद के नारे से गूंजे। पाकिस्तान में तो लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी गई थी और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल अकेला हो चुका। लेकिन इन हालात में तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी अवाम के हीरो बन चुके थे। वो जहाँ भी जाते लोग उनसे मिलने के लिए बेताब होते। लोगों ने उन्हें बेशुमार इज्जत और दुआओं से नवाजा। इसके बाद वक्त गुजरा और साल आया 2004। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने ईरान में वही सेंट्रीफ्यूज दरियाफ्त किए जो यूरेनियम में इस्तेमाल होते थे। डॉक्टर कदीर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फरोख्त की।
जनरल मुशर्रफ अपनी किताब द लाइन ऑफ आयरन लिखते हैं कि आईएसआई ने डॉक्टर कदीर के 2 लेटर्स पकड़े थे जो कि उन्होंने ईरानी साइंटिस्ट को लिखे थे कि इंस्पेक्शन होने पर मेरा नाम मत बताना। जनरल मुशर्रफ का कहना था कि मैं जब अमेरिका गया तो सीआईए के डायरेक्टर जॉर्ज चैनेट ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। इन डॉक्यूमेंट्स में इस बात के ठोस सबूत मौजूद थे कि डॉक्टर कदीर ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फरोख्त की है। इसके बाद जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने डॉक्टर कदीर से 1-on-1 मुलाकात की। इस मुलाकात में कोई तीसरा मौजूद नहीं था। अब इस मुलाकात की कहानी दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ सुनाते हैं। जनरल मुशर्रफ का कहना था कि जब मैंने डॉक्टर कदीर को डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो वो मेरे घुटनों में गिर गए और रोने लगे और माफ़ी का मुतालबा करने लगे, जबकि डॉक्टर कदीर का कहना है कि मुझे मार देने की धमकी दी गई। अब सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर कदीर ने पाकिस्तान के खातिर तमाम इल्ज़ामात खुद पर लेने का फैसला किया। इसके बाद पीटीवी पर डॉक्टर कदीर का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिख के स्टेटमेंट पढ़ने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कागज़ पर देख कर पूरी स्टेटमेंट को पढ़ा। In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. उनके इस अमल के बारे में कहा जाता है कि वो ये बताना चाहते थे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि मुझसे बुलवाया जा रहा है। इसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उनके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया, जिस पर अमेरिका नाराज़ हुआ। अमेरिका का कहना था कि डॉक्टर कदीर को हमारे हवाले करो, हम इस इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 2004 में डॉक्टर कदीर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और पाकिस्तानी अवाम ने इस पर एहतजाज भी किया। डॉक्टर कदीर हाउस अरेस्ट के दौरान अपनी वाइफ के साथ एक सादा जिंदगी गुजारते रहे। फिर 6 फरवरी 2009 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देकर उन्हें रिहा कर दिया। रिहाई के बाद भी डॉक्टर कदीर ने पाकिस्तान की खिदमत जारी रखी। उन्होंने जीके यूनिवर्सिटी में मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का डिपार्टमेंट खोला। कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी। डॉक्टर कदीर चैरिटी हॉस्पिटल्स में भी शामिल रहे। 2012 में उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात कायम की, जिसका मकसद यूथ को ये बताना था कि वोट किसको देना है। फिर दिन आता है 10 अक्टूबर 2021। डॉक्टर कदीर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और इसकी वजह से वो इस्लामाबाद में इंतकाल कर जाते हैं। अपने वफात से पहले जो उन्होंने तहरीर लिखी थी वो कुछ इस तरह से थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो किया पाकिस्तान के लिए किया, अपने मुल्क के लोगों के लिए किया। मैं गुनाहगार इंसान हूँ, आप सबसे दुआओं की अपील करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा पाकिस्तान के हर कोने में पढ़ाया जाए। डॉक्टर कदीर का जनाजा फैसल मस्जिद में पढ़ाया गया और इस मौके पर हुकूमत वक्त का कोई भी रुकन मौजूद नहीं। डॉक्टर कदीर यूरोप में रहकर मिलियनेयर बन सकते थे, वहाँ उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो पाकिस्तान के वाहिद ऐसे शख्स थे जिन्हें 2 बार निशान इम्तियाज़ दिया गया और उन्हें हिलाले इम्तियाज़ भी दिया गया, लेकिन उन्हें वो इज़्ज़त कभी भी नहीं दी गई और बहुत सारे शिकवे और शिकायतें लेकर वो इस दुनिया से चले गए। लीडर मैंने सब छोड़ दिया, मेरी वहाँ नौकरी सब कुछ, मेरी बेगम के वालिदैन वहाँ थे, मेरी बहुत आला दर्जे की नौकरी थी। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। बहैसियत पाकिस्तानी हमने कभी भी अपने हीरोज़ की कदर नहीं, चाहे वो कायद-ए-आज़म हो, फातिमा जिन्ना हो, लियाकत अली खान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे दे इजाज़त।